कैंप अच्छे से समाप्त हो गया। अंतिम दिन एक धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैंप में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं, डॉक्टर, गांव के लोग सभी को धन्यवाद देते हुए कॉलेज के अधिकारी बातें कर रहे थे। कैंप समाप्त होने के बाद 5 लोग मेन डोर की ओर बढ़ रहे थे। वहीं उनके लिए वेट कर रहा था आदि। लगभग एक हफ्ते बाद अभी ने उसे देखा। जब उसने उसे पहले देखा था तब भी उसका थका हुआ चेहरा उसे चिंता में डाल गया था, लेकिन आज आदि को जिस हालत में खड़ा देखा, अभी हैरानी में जर हो गई। आंखों के चारों ओर उभरी नसें, लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा मुरझाया हुआ भाव। उसे देखकर अभी की आंखों में आंसू उमड़ आए। कभी अभी ने ही कहा था कि दाढ़ी में वो अच्छा लगेगा। सिर्फ उसी खुशी के लिए आदि ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया था, वो भी इतनी की सीमा न लांघे। अभी खुद उसकी दाढ़ी को ट्रिम करती, उसका ख्याल रखती थी, लेकिन आज उसे किसी सन्यासी की तरह खड़ा देखकर उसका दिल कांप उठा। क्या एक हफ्ते में कोई इतना बदल सकता है? इसी सोच में डूबी अभी उसकी ओर कदम बढ़ाती गई। एक कदम, फिर दूसरा कदम और फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। आदि की आंखों में भी बस अभी थी। उसकी नज़रें अभी के चेहरे को छोड़ किसी और चीज़ को देख ही नहीं रही थी। इस बिछड़ने के बाद अभी भी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। दोनों किसी वर्षों पहले मिले प्रेमियों की तरह आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चुपके से निहार रहे थे। हाय अभी, भाई आ गए हैं, कहते हुए कुछ लोग आकर आदि से मिले। कैसे हो भाई? सभी ने आदि का हालचाल पूछा। आदि ने हल्की सी मुस्कान के साथ सबको जवाब दिया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अभी को छूकर गुजर रही थी। तुम लोग अकेले कैसे जाओगे? वैसे भी हम सब तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं, चलो सब साथ में ही चलते हैं। अरे नहीं, रहने दो, हम कॉलेज बस से चले जाएंगे। लेकिन कॉलेज बस तो लेट आती है, तब तक क्या करोगे? विजय, तुमने कहा था कि तुम्हें माँ को अस्पताल ले जाना है ना? सही रहेगा, तुम भी मेरे साथ ही चलो। हम सब कुछ छोड़ देंगे। आदि ने एक नज़र अभी पर डाली। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो सब साथ ही चलते हैं। वैसे भी रास्ता तो एक ही है, आदि ने कहा। अभी ने कार का दरवाज़ा खोला और सब उसमें बैठ गए। आदि की कार भरी थी, इसलिए वह ड्राइवर सीट पर बैठा। उसके बगल में अभी बैठ गई। पीछे की सीट पर भैरवी और कायल बैठी और उनके पीछे विजय और विष्णु थे। रास्ते भर दोस्त हंसी मजाक करते रहे। आदि और अभी भी कभी कभी उनकी बातों में शामिल हो जाते, लेकिन उनकी आंखें बार बार एक दूसरे को तलाश कर रही थी। आदि ने सभी को उनके उनके घर छोड़ दिया और फिर अभी को साथ लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। वहाँ दोनों के बीच मौन का राज ही था। दूर से देखने वालों को ऐसा लग सकता था जैसे वे बस साथ बैठे हैं, लेकिन इतने करीब होने के बावजूद यह मौन ही था जो सबसे सुखद और शांतिपूर्ण महसूस हो रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे और कैसे शुरू करे। दिल ने कहा कुछ तो बोलो, मगर शब्द कहाँ से लाए, यही सोचकर वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया और घर आ ही गया। जैसे ही अभी कार से उतरी और घर के अंदर गई, परिवार के सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। घर में सभी को अभी और आदि के बीच की समस्या के बारे में थोड़ा बहुत पता था। जब उन्हें इस बारे में मालूम चला तो उन्होंने अभी को फ़ोन करके बात करने की कोशिश भी की थी। अभी ने जैसे तैसे सबको समझा बुझाकर शांत कर दिया था, लेकिन अब जब वे दोनों घर आए तो सभी के सवाल फिर से शुरू हो गए। अरे ये सब तो फ़ोन पर ही सुलझा लिया था ना, और फिर से क्यों बात शुरू कर रहे हो? हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हमने खुद ही सब कुछ ठीक कर लिया है, आप लोग बेवजह टेंशन मत लीजिए। अभी ने ये कहते हुए आदि की तरफ देखा। जैसे ही सबकी नज़रें आदि पर गई, उसका चेहरा थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। लोगों को यही लगा कि दोनों ने अब सुलह कर ली है। उसी वक्त अंदर से भागती हुई अनु आई। उसे देखकर अभी एकदम घबरा गई और बाकी सबको छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ी। कुछ समझ है तुम्हें? ऐसे तेज दौड़ कर आती हो, अगर कुछ हो जाता तो मेरे बेटे का क्या होता? अभी ने गुस्से में कहा। अनु ने भी फौरन जवाब दिया, मैं इतनी तेज इसलिए दौड़ी क्योंकि तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही नटखट हो गया है। तुम्हें यहाँ बात करने में
मज़ा आ रहा है और वहाँ वो कूद फांद कर रहा है। अब देखो, तुम्हारे आने का मुझे तो पता भी नहीं चला, लेकिन इसे कैसे पता चल गया। कहते हुए प्यार से उलाहना देती हुई वह सोफे पर बैठ गई। अभी भी उसके पास बैठ गई। तो क्या कहा जाए, हमारे बीच एक वेवलेंथ है ना। मेरा बेटा है, क्या तुम्हें लगा यूं ही चुप बैठ जाएगा। कहते हुए उसने अनु के पेट पर हाथ रखा। क्या बेटा, चाची को ढूंढ रहे थे क्या। सॉरी बेटा, चाची थोड़ी बिजी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और चाची के आने का पता कैसे चला तुम्हें, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तभी भीतर से एक हरकत का एहसास हुआ। अब देखो ये तुम्हें कैसे जवाब देता है। अक्षय, ध्यान देना, तुमने इस हफ्ते कितनी सारी चीज़ें की है, कभी कोई जवाब सुनी अंदर से। देखो ऐसा लग रहा है जैसे अब अगर रोका नहीं तो अभी बाहर आ जाएगा। कहकर अनु जोर से हंस पड़ी। अरे, अंदर जो है वो मेरा बेटा है, उसे मेरी बातें पसंद आती है। तुम लोग बकवास बातें करोगे तो भला उसे क्यों पसंद आएगी। क्या कहा, बकवास। पहले तुम उसे बेटा कहना बंद करो। अंदर जो है वो पक्का बेटी ही है। अरे, ऐसी बातें सोचकर अपनी कल्पना में मत खो जाइए। अंदर जो है वो मेरा बेटा ही है, ये पक्का है। वरना जब मैं उसे बेटा कहती तो वो क्यों खुशी से उछलता है। अगर वो बेटी होती तो उसे गुस्सा आना चाहिए था, है ना। तो तुम कह रहे हो कि वो बेटी है और उसे बेटा कहने पर गुस्सा आता। वाह, गजब की बात है। वो तो अब तक नाराज़ होकर उछल कूद मचाने लगती। अक्षय ने हंसते हुए कहा, देखो जरा कैसे मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैं कहती हूँ कि ये बेटा है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। बेटा, तुम जब बाहर आओगे ना, तब तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ सबको अच्छे से जवाब देंगे। तब तक तुम अंदर आराम से रहो। चाची रोज़ तुमसे बातें करेंगी। बस 5 महीने और, उसके बाद जब तुम बाहर आ जाओगे तो चाची तुम्हें गोद में उठाकर भाग जाएगी। हमारे बीच किसी की जगह नहीं होगी, बस मैं और मेरा बेटा, ठीक है। तो अनु ने कहा, अरे जा रे, इसके लिए पहले एक बेटी को जन्म दे और मुझे दे देना, फिर इसे गोद में उठाकर भाग जाना। इतना सुनते ही अभी चुप हो गई। अब तक जो अभी हंसती खेलती बातें कर रही थी, उसे देख आदित्य बस उसे निहारता रहा। खासकर जब वह अनु के पेट में पल रहे बच्चे से बात कर रही थी, तब तो वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। घर में किसी ने भी अब तक अनु के बच्चे से इस तरह बातें नहीं की थी। आखिर कैसे करते। जब तक वह दुनिया में आएगा नहीं, तब तक ही तो उसे देख पाएंगे। पर क्या बच्चे और अभी के बीच वाकई कोई ऐसा गहरा जुड़ाव है। क्या अभी की आवाज़ पर ही बच्चा प्रतिक्रिया देता है। क्या बच्चे को अभी का आना पहले ही महसूस हो गया था। इस 1 महीने में कितना कुछ बदल गया है। अभी के दिल में जो कुछ भी है वो शायद आदित्य से बांटना चाहती होगी। शायद वह बस सही समय का इंतज़ार कर रही थी, पर आदित्य ही कहाँ उसके लिए वक्त निकाल पाया। उसकी खुशियों में शामिल हुए बिना ही उसने कितने अनमोल पल खो दिए थे। कभी तो बच्चा शब्द सुनकर शर्मा जाने वाली अभी कहाँ खो गई, और अब जो यूँ भावनाओं से भीगी अभी उसके सामने है, वो कौन है। आदित्य ये सब कैसे ठीक करेगा, कैसे वो अपनी अभी को वापस पा सकेगा। वो वहीं खड़ा रहा, उलझनों में घिरा हुआ था। तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो, बच्चा पैदा होने के बाद देख लेंगे। हर दिन तुम दोनों का यही ड्रामा हो जाता है। अभी मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आऊँ। नहीं, लेट हो गया, भूख लगी है, मैं नहा कर आती हूँ, फिर खा लूँगी। कहकर वो ऊपर चली गई और उसके पीछे आदि भी अभी कपड़े निकाल रही थी। तुम्हें भूख लगी है, ये क्यों नहीं बताया। अगर कहा होता तो कुछ मंगवा देता ना। नहीं, काफ़ी दिनों से बेबी से बात नहीं की ना, इसलिए नहीं बोली। क्योंकि आज उससे बात करने का बहुत मन था, इसलिए आ गई। देखा आपने, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने खुशी खुशी कहा। हाँ, मैंने भी देखा। वो कैसे कर रहा था, उसने बात करने की चाहत में पूछा। कितने दिन हो गए थे उससे इस तरह बात किए हुए। बस ऐसे ही जब अनु को 5 महीने हो गए थे, तब मैंने बात करना शुरू किया। पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एक दिन मैंने और अक्षय ने अनु के पेट में जो था उस पर लड़ाई की, बेटा होगा या बेटी। मैंने कहा बेटा होगा, और जब मैंने उससे बात करना शुरू किया तो वो कूदने लगा। तभी से मैं रोज़ उससे बात करती हूँ। अच्छा, मैं अब नहा कर आती हूँ। कहकर वो चली गई और आदि उसका इंतज़ार करने लगा।
नहाकर आने के बाद उसने कहा, नीचे चले? चलो, आदि ने जवाब दिया। वो उसके आगे चली गई, चाहे जितना भी अच्छे से बात कर लूँ, लेकिन पहले जैसा हक अब उसके पास नहीं है। ये सब कैसे ठीक करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हुए आदि ने गहरी सांस ली और नीचे चला गया। खाना खाने के बाद सबने कैंप की बातें की और फिर रात को सोने के लिए ऊपर चले गए। आदि अपने पत्नी के साथ सोने के लिए बेताब था और बिस्तर पर उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो आई, फ़ोन उठाया और सोफे पर बैठकर कुछ देखने लगी। आदि उसे ही देखता रहा, उसकी नज़रें लगातार उस पर टिकी रही। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वो फ़ोन रखेगी और उसके पास आएगी। कुछ देर बाद उसने फ़ोन साइड में रख दिया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। दोनों अपने अपने कोनों में लेटे थे। कभी इसी बिस्तर पर दोनों ऐसे सिमट कर लेटे होते थे जैसे उसमें जरा भी जगह न हो। एक दूसरे के ऊपर लिपट जाने तक की नज़दीकी हुआ करती थी, लेकिन आज उनके बीच इतनी जगह थी कि कोई और भी आराम से सो सकता था। दोनों ने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। इस बिस्तर ने उन दिनों को देखा था जब दोनों एक दूसरे के लिए तरसते थे, हर रात एक दूसरे के बिना बेचैन होकर सोते थे। आज इतने करीब होने के बावजूद दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी। दोनों करवटें बदलते रहे। धीरे धीरे वे दोनों अपने आप ही एक दूसरे के करीब आ गए। आदि ने आंखें खोली, उसके सामने अभी थी। उसे देखते ही उसका दिल प्यार से भर गया। वो उसे टकटकी लगाए देखने लगा, बिना पलक झपकाए। उसकी नज़रों में वही पुराना प्यार लौट आया था। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखने ही वाला था कि तभी अभी की आंखें भी खुल गई। आदि उसे देखता ही रह गया। वो उसे देखती रही। उनकी आंखें एक दूसरे में ऐसे समा गई जैसे दोनों की नज़रें कोई प्रेम कहानी कह रही हो। एक दूसरे की आंखों में वो डूब चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्यार की उस नज़दीकी में हल्की सी कामुकता भी घुलने लगी। धीरे धीरे आदि ने अपनी उंगलियों से अभी की कमर को छू लिया। अब तक उसके प्यार में खोई हुई अभी के कानों में आदि की वो बात गूंज उठी। छी, शर्म नहीं आई? वो शब्द अचानक उसके मन में तीर की तरह चुभ गए। प्यार को भूल वो झटके से उठकर बैठ गई। अभी के यूं अचानक हट जाने से आदि घबरा गया। क्या हुआ नया? उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ झटक लिया। कुछ नहीं, मुझे थोड़ा पढ़ना है, आप सो जाओ, उसने कहा। प्लीज़ कहकर वो लैपटॉप उठा लाई और काम करने लगी। आदि बस उसे देखता रह गया। वो उसकी इस दूरी का कारण समझ नहीं पाया, पर जैसे ही उसने उसकी नज़रों में छुपे दर्द को देखा, उसे अपनी कई बात याद आ गई। अब समझ आया कि उसकी एक बात ने अभी को कितना आहत कर दिया है। ये सोचते ही उसका दिल कसक उठा। वो जानता था कि उसके शब्दों ने उसे तोड़ दिया था। आदि चुपचाप लेटा रहा, पर उसकी नज़रें अभी पर ही टिकी रही। उसने महसूस किया कि जब तक वो जागता रहेगा वो उसके पास नहीं आएगी। ये समझते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर काम करने के बाद अभी ने पीछे मुड़कर आदि को देखा। वो सो रहा था। धीरे धीरे उठकर वो उसके करीब आई। सॉरी डियर, मुझे समझ आ रहा है कि आपने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। आप ऐसा नहीं कहना चाहते थे। मैं भी उस बात को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं भूल पा रही। अभी भी जब मैंने आपकी आंखों में वही प्यार देखा तो वो मुझे आपकी ओर खींच लाया। मेरा जिस्म भी आपके स्पर्श से पिघलने लगा, जैसे हमेशा होता है। लेकिन आपके प्यार के पार वो शब्द मेरे कानों में गूंज उठे। उसके बाद मैं आपके साथ दिल से जुड़ नहीं पाई। अगर सिर्फ नाम के लिए आपके करीब आ भी जाऊँ तो वो हमारे रिश्ते के साथ अन्याय होगा, इसलिए मैं हट गई। सॉरी, प्लीज़, मुझे नहीं पता ये कब बदलेगा, लेकिन मैं अपनी सोच को बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, उसने कहा। फिर उसके माथे पर हल्का सा किस करके वो वापस जाकर लेट गई। उसके पलटते ही आदि ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लेटी हुई अभी की पीठ को देखा और मन ही मन सोचा, कैसा है तुम्हारा प्यार अभी? गलती मेरी थी, मेरे शब्दों ने तुम्हें इतना दर्द दिया और फिर भी तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं अभी। मैं अपनी गलती की प्रायश्चित करूँगा।
तुम्हारे दिल को फिर से जीतूंगा। तुम्हें पहले की तरह मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। हमारा रिश्ता फिर से वैसे ही प्यार, खुशी और सहजता से भर जाएगा। ये सोचते हुए आदि ने अभी के दुपट्टे को उठाया और अपने चेहरे पर ओढ़ लिया। सुबह जब अभी जागी तो उसने देखा आदि उसके दुपट्टे को ओढ़े हुए सो रहा था। सुबह उठे दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन पहले जैसा अपनापन और प्यार अब महसूस नहीं हो रहा था। अब वो बस एक जिम्मेदारी की तरह एक दूसरे के साथ थे। शरीर भले ही वही मौजूद हो, पर मन में बस यही सवाल था कि इन ख्यालों को कैसे सही किया जाए। अभी नहाकर आई और अब आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवार रही थी। उसके पीछे जाकर आदि भी खड़ा हो गया, अपने गीले बाल तौलिए से पोंछते हुए। एक पल के लिए दोनों खुद को भूलकर एक दूसरे को देखने लगे। अभी बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। पहले आदि ने खुद को संभाला। उसने पास रखा सिंदूर उठाया और उसके मांग में भर दिया। आईने में खुद को देखती रही। अभी सिंदूर लगाने के बाद आदि ने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया और आईने में उनकी परछाई को देखने लगा। आईने के जरिए जब आदि ने अभी की आंखों में झांका तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। उसकी आंखों में वो नमी देख अभी घबरा गई और तुरंत मुड़ी, लेकिन आदि ने उसे मुड़ने नहीं दिया। वैसे ही उसे रोककर खड़ा रखा, उसकी कमर को अपने हाथों में थाम लिया और उसे हल्के से बाहों में समेट लिया। उस आलिंगन में वासना नहीं थी, उसमें एक अजीब सा सुकून था, एक डर भी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को कसकर गले लगाता है। अभी ने भी वो एहसास महसूस किया। उसने सवाल भरी निगाहों से आदि को देखा। आदि ने उसकी वो नज़रें पढ़ ली और धीरे से बोला, इन आँखों में शादी के बाद से अब तक ना जाने कितने जज्बात देखे हैं मैंने, प्यार, चाहत, दोस्ती, ममता और ना जाने क्या क्या। लेकिन तब जब भी इन आँखों में देखता था मेरे दिल में बस खुशी होती थी और हर बार यही लगता था कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। लेकिन अब जब तुम्हारी आँखों में ये खालीपन देखता हूँ तो लगता है कि इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ, जिसने मुझे जान से भी ज़्यादा चाहा। उसी को मैंने इस हाल में पहुँचा दिया। ये सोचकर खुद पर ही गुस्सा आता है, नफरत होती है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा इंसान कैसे बन गया। आदि की बातें सुनकर अभी उसे रोकने की कोशिश करती है। क्या तुम मुझे चुप कराने के लिए कुछ कहोगी? चाहे जो भी हो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, चाहे जो भी सज़ा हो मैं सह लूँगा। बस प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज़। तुम्हारा दिल बदलने तक नहीं, जब तक तुम्हारे दिल के जख्म भर नहीं जाते मैं माफ़ी मांगता रहूँगा। सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हर एक काम से। इसमें कोई झूठ नहीं होगा। मैं तुम्हें इम्प्रेस करने या दिखावा करने की कोशिश नहीं करूँगा। जो पहले करता था वही करता रहूँगा। तुम बस मुझे रोकना मत। तुम्हें मुझे अपनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी तुम्हारे लिए वही करता रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मेरे इसी प्यार के ज़रिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। जिस दिन मेरा प्यार तुम्हारे दिल में किए गए जख्मों को भर देगा, उस दिन तुम्हारा मुझे माफ़ कर देना ही काफ़ी होगा। पर अगर तुम्हें कभी ये लगे कि मेरी माफ़ी में सच्चाई नहीं है या फिर किसी और वजह से तुम मुझे माफ़ करना चाहो, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। क्योंकि अगर तुम आज मुझे माफ़ करके अपने दर्द को छुपाकर मेरे साथ रहना शुरू कर दोगी और फिर कुछ सालों बाद तुम्हें एहसास हो कि वो जख्म अब भी तुम्हारे अंदर है, तो उस दिन मैं सच में मर जाऊंगा। सिर्फ मैं नहीं, हमारी वो ज़िंदगी भी जो हमने साथ बिताई होगी, उस पीड़ा को तब सहने से बेहतर है कि मैं आज ही सब कुछ सह लूँ। इसलिए मुझसे लड़ो, चीखो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं आती तो कहो, पर मुझे रोकना मत। मैं वही करता रहूँगा। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें फिर से महसूस होगा। इतना कहकर आदि ने उसके गाल पर हल्की सी किस की। और कोई परेशानी हो गई तो प्लीज़ आज मेरे साथ चलो, और सिर्फ इसलिए नहीं, मैं सच में तुम्हें मिस करूँगा। मेरे लिए आ जाओ प्लीज़। अभी ने धीरे से जवाब दिया। नहीं, आपके पास तो बहुत सारा काम होगा। आज रहने दो। अगर कल भी कोई ज़रूरत पड़ी तो किसी और को बुला लूँगी। वैसे भी भैरवी ने कहा कि मैं उसके साथ चलूँ, पर आदि ने फिर से मनाते हुए कहा, प्लीज़
बस आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मेरे साथ चलो प्लीज़। अभी अब और उसे मना नहीं कर पाई। उसने चुपचाप ठीक है कह दिया और उसके साथ कार में बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच बस सन्नाटा था। आखिरकार उस चुप्पी को तोड़ते हुए आदि ने बात शुरू की। तुमने काम पर जाने का अचानक क्यों सोचा? प्लीज़ ये मत कहना कि तुम्हें बस काम करना अच्छा लगता है। पहले भी मैंने तुमसे पूछा था, जब कायल और भैरवी हमारी कंपनी में काम कर रही थी, तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी कुछ करना चाहती हो क्या? तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब तुमने साफ साफ मना कर दिया था, कहा था कि ये सब तुम्हें नहीं करना। लेकिन अब तुमने काम करना क्यों शुरू कर दिया? मुझे पता है इसके पीछे कोई वजह है। क्या तुम मुझे वो वजह बता सकती हो? आदि की इस बात में कोई झुंझलाहट नहीं थी, बस एक सच्ची चिंता झलक रही थी। पर उसके सीधे सवाल ने अभी को भीतर तक झकझोर दिया। मैं अगर सच बता दूं तो आप मुझे गलत मत समझ लेना। ये कहते हुए उसने असहजता से उसकी ओर देखा। आदि ने उसकी आंखों में देखा जैसे वो उसके हर शब्द का इंतजार कर रहा हो। प्लीज़ अभी सोच समझकर मत बोलो। तुम्हारे दिल में जो भी है सीधे सीधे कह दो। मैं कुछ भी गलत नहीं समझूंगा। मुझे बस ये जानना है कि तुम क्या महसूस कर रही हो। प्लीज़। अब तो जैसे हर बात के बाद आदि की जुबान पर यही एक शब्द था, प्लीज़। शायद इसीलिए कि अब वो हर बात के लिए उसकी इजाज़त मांग रहा था। उसके मन की दहलीज पर खड़े होकर अंदर आने की गुहार लगा रहा था। उसका ये संकोच और झिझक ही आदि को बार बार प्लीज़ कहने पर मजबूर कर रहा था। अभी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। आपने कहा था कि अक्षय मुझे कॉलेज छोड़ दिया करेंगे। वो बेचारे वैसे भी बहुत परेशान हो जाते थे। मेरा कॉलेज एक तरफ था और दीदी का कॉलेज दूसरी तरफ। दोनों को समय पर छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। फिर वो गाड़ी तेज भी नहीं चला पाते थे। हर दिन वो काफ़ी परेशान रहते थे। ऊपर से दीदी अलग ही स्वभाव की है। वो चाहती थी कि कॉलेज आते जाते समय थोड़ा अकेले रह सके। शायद बातें करने के लिए भी कुछ अलग अलग विषय होते थे उनके पास। इसलिए मैंने सोचा कि अब अकेले ही आऊँ जाऊँ। भैरवी के पापा ने उसे सेकेंड हैंड स्कूटी दिला दी थी और उसका कॉलेज भी वैसे भी मेरे रास्ते में ही पड़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके साथ ही चली जाऊँ। पर उसके साथ यूं ही रोज़ जाना भी अजीब लगने लगा था। जब स्कूटी में पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत पड़ती थी तब भी मैं उसे 1 रुपया तक नहीं दे पाती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब हम कॉलेज से लौट रहे थे तो उसकी स्कूटी पंचर हो गई। हम दोनों के पास पैसे नहीं थे, न मेरे पास और ना ही भैरवी के पास। आखिरकार हमें स्कूटी को धक्का देकर लाना पड़ा। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाई। उसकी स्कूटी में पेट्रोल तक के पैसे नहीं दे सकी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके सामने कितनी बेबस और असहाय हूँ। और हाँ, आपका कार्ड मेरे पास था। मैं चाहती तो उस कार्ड से पेट्रोल भरवा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। अभी ने बोलते बोलते नज़रें झुका ली। आदि उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कुछ कह पाने की कोशिश थी, लेकिन वो चुप ही रहा। अभी की आवाज़ में वो अजीब सी टिस और दर्द साफ झलक रहा था। फिर अभी बोलना शुरू की। मैं कार्ड लेकर नहीं गई, वो घर पर ही है। कॉलेज जाने के लिए पैसों की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने कार्ड अपने साथ नहीं रखा। तो फिर इतने दिनों से तुमने कार्ड नहीं लिया। मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास ही होगा। नहीं, वो घर पर ही है। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप रोज़ मुझे छोड़ने और लाने जाते हो। खाना भी घर पर मिलता है। फिर पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने कार्ड नहीं लिया। लेकिन उस दिन तुम्हें बहुत मुश्किल हुई थी, इसलिए ही तो काम पर जाने का मन हुआ। काम पर जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया है उसे इस्तेमाल करना चाहिए था, है ना? उसने थोड़ा गुस्से में कहा। वो उसे संकोच भरी नज़रों से देखने लगी। उस समय की स्थिति में मुझे आपका कार्ड इस्तेमाल करने का मन नहीं हुआ। मैं परेशान थी और फिर आपसे झगड़ा करके बात किए बिना आपका कार्ड लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आदि ने उसी पल उसकी भावनाओं को समझ लिया। उसके शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया कि उसके कहे गए कठोर शब्दों ने
उसे इतना असहज कर दिया कि वो उससे मदद मांगने से भी हिचकिचा रही थी। आदि को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी बेरुखी ने उसे उस हालत में पहुंचा दिया जहां वो बिना पैसे के तकलीफ़ें सह रही थी। लेकिन वो ये दर्द छुपा गया तो फिर घर पर ही सही मुझसे मांग सकती थी ना। उसने अब की बार नरम लहजे में कहा। उसने उसे पल भर के लिए घूरा, फिर बोली, कैसे मांग सकती थी? अगर मैं आपसे मांगती तो आप मेरे बारे में क्या सोचते? वैसे भी मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों से पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। बचपन से ही जो थोड़ा बहुत मेरे पास होता था उसी में गुजारा करती आई हूँ। दूसरों से मांगने में हमेशा झिझक महसूस होती है, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं और क्या करूँ। मैं सोच रही थी और तभी पीरियड्स भी करीब आ रहे थे। घर पर पैड भी नहीं था, किसी से कैसे मांगूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले कायल से मांग कर ले लेती थी, लेकिन अब वो हॉस्टल में है, उससे फिर से मांगना भी अच्छा नहीं लगा। कहीं वो आपके बारे में या घर वालों के बारे में गलत न सोचे। बस यही सब सोच रही थी। तभी कॉलेज में इस काम के बारे में बताया गया, इसलिए मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अगर हम पहली बार पार्ट टाइम काम करें तो पहले हफ्ते की सैलरी जल्दी दे देते हैं। तो मैंने भी एक हफ्ते जी जान लगाकर काम किया। इससे मेरे मन की उलझनें भी थोड़ी कम हुई और पैसे की ज़रूरत भी पूरी हो गई। मैंने अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ले ली। आदि के मन में एक अजीब सी टीस उठी। जो इंसान करोड़ों कमाता है, हजारों लोगों को सैलरी देता है, वो अपनी पत्नी की एक छोटी सी ज़रूरी चीज़ तक पूरी नहीं कर पाया। वो कितनी परेशान रही होगी, कितना दुखी रही होगी, उसके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उसे इस हाल में छोड़कर तुम 500 करोड़ का प्रोजेक्ट जीतकर क्या साबित करने जा रहे हो? आदि का मन जैसे उसे कचोटने लगा। वो उसी उदासी में उसे कॉलेज छोड़ने गया और जाते जाते उसने उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस दिया। उस स्पर्श में उसकी सारी बातें सुनने की तसल्ली भी थी और अपनी तरफ से एक खामोश माफ़ी भी। और इसी तरह एक हफ्ता बीत गया बिना किसी बदलाव के। आदि और अभी कुछ बातें कर रहे थे। आदि हमेशा की तरह अभी को संभाल रहा था, लेकिन अभी अब पहले की तरह उसके करीब नहीं जा पा रही थी। ना वो उसके पास जा सकती थी, ना ही खुद को उससे दूर रख पा रही थी। हर दिन इसी उलझन में घुट रही थी। जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करती, आदि की कही बातें और उसके अनुभव किए अकेलेपन की यादें उसे डरा देती। कहीं वो फिर से उसकी मोहब्बत की गुलाम न बन जाए, कहीं उसे फिर से उसी तकलीफ से न गुजरना पड़े। इसी डर से वो खुद को उससे दूर रख रही थी। कॉलेज में भी उसका ध्यान आदि पर ही टिका हुआ था। वो ऊपर की मंजिल से नीचे जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान आदि के ख्यालों में डूबा हुआ था। आदि का दिया प्यार झूठा था, ये बात वो एक पल के लिए भी नहीं सोच सकती थी। उस प्यार में इतनी पवित्रता थी, फिर भी वो उसे फिर से अपनाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई अभी ने नीचे की सीढ़ियों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक उसका पैर फिसल गया। वो धड़ाम से गिर पड़ी। जहाँ वो गिरी वहाँ एक पत्थर था जिसने उसके घुटने को बुरी तरह चोट पहुँचा दी। दर्द सहन न कर पाने के कारण अभी ने जो नाम पुकारा वो था दया। वो नाम उसके दिल के सबसे गहरे कोने से निकला था। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, जब किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले इंसान अपनी माँ को ही पुकारता है, लेकिन अभी उसने अपनी माँ से भी 1000 गुना ज़्यादा प्यार सिर्फ दया से किया था। उसके दिल में आज भी सबसे गहराई में बस वही था। आदि अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसके दिल में बार बार अभी की बातें ही घूम रही थी। बेचैनी से भरी हालत में भी वो अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन का हलचल थम ही नहीं रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल रिसीव करते ही उसके चेहरे की बेचैनी और बढ़ गई। उसकी आंखों में चिंता और डर की लहरें साफ दिखाई देने लगी। आदि ने बिना एक पल गवाए कौशिक को आवाज़ लगाई और तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकल गया। वो इतना परेशान और घबराया हुआ था कि वहाँ मौजूद किसी ने भी उसे पहले इस हालत में नहीं देखा था। चाहे कितनी ही बड़ी बात क्यों न हो, आदि हमेशा सीना तान कर आत्मविश्वास के साथ चलता था।
लेकिन आज वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। लोग उसे हैरानी से देखते रहे और जैसे ही कौशिक ने सबकी ओर एक नज़र डाली, सब फिर से अपने अपने काम में लग गए। लेकिन कौशिक को भी आदि की हालत देखकर डर लगने लगा। वो चुपचाप उसके पीछे गया और बिना कुछ पूछे कार में बैठ गया। आदि की कार सड़क पर रफ्तार पकड़ चुकी थी, जैसे किसी रेस में हो। कौशिक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन कार चला रहे आदि के मन में ना डर था ना ही सावधानी। कुछ ही देर में तेज रफ्तार में दौड़ती हुई कार एक मशहूर अस्पताल के सामने जाकर रुकी। कौशिक की बेचैनी और भी बढ़ गई जब उसने देखा कि आदि बिना कुछ कहे तेजी से कार से निकल चुका है। आखिर किसे क्या हुआ? कौशिक ने घबराकर पूछा, लेकिन आदि तो उसके सवाल को सुन भी नहीं रहा था। आदि तो कब का कार छोड़कर भाग चुका था। कौशिक ने खुद ही कार को पार्क किया और फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई। वो परेशान होकर आदि को ढूंढने लगा और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगा। उधर आदि अस्पताल में तेजी से दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर कुछ सवाल पूछने के बाद उसे पता चला कि अभी दूसरी मंजिल के एक कमरे में है। वो लिफ्ट का इंतजार करने के बजाय सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। हाँफते हुए जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। कॉलेज के कई लोग घबराए हुए वहां खड़े थे। उनके चेहरों पर साफ साफ डर और बेचैनी झलक रही थी। आदि को देखकर उनके दिलों की धड़कनें और तेज हो गई। क्या किसी ने अपने किसी अजीज के लिए इस कदर घबराहट महसूस की होगी? शायद नहीं, लेकिन अभी के लिए वो सब इस हालत में थे और इसका कारण था आदि। उस दिन जब अभी कॉलेज से गायब हो गई थी तो आदि ने पूरे कॉलेज को जैसे हिलाकर रख दिया था। उसने कॉलेज प्रशासन तक को नहीं बख्शा था। हर किसी को अपनी नाराजगी का और तकलीफ का एहसास करवा दिया था। अब जब अभी के चोट लगने की खबर मिली तो सबका पहला ख्याल यही था, अगर आदि को पता चला कि अभी को कुछ हुआ है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस डर से उन्होंने अभी को कॉलेज की छोटी सी मेडिकल फैसिलिटी में न ले जाकर सीधे शहर के सबसे बड़े और मशहूर अस्पताल में भर्ती कराया। जब वहाँ खड़े लोग आदि की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर कोई घबराया हुआ था कि आदि कैसे रिएक्ट करेगा। आखिरकार उनमें से एक ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज़ में बात शुरू की। सर, वो सीढ़ियों से उतरते वक्त उनका पैर फिसल गया और नीचे गिर पड़ी। उनके पैर में चोट लग गई, इसलिए हम उन्हें अस्पताल ले आए। क्या सीढ़ियों पर गिर गई? तुम्हारे कॉलेज में लिफ्ट नहीं है क्या? तुम लोग उन्हें लिफ्ट से आने के लिए कह सकते थे, है ना? लिफ्ट तो है सर, लेकिन वो सिर्फ स्टाफ के लिए इस्तेमाल होती है। हेलो, वो कॉलेज मेरा है, वहाँ की हर चीज़ मेरी है। और तुम कह रहे हो कि अभी को लिफ्ट का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा सकता? नहीं सर, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उसने घबराकर सफाई दी, मन ही मन सोचते हुए कि अब इस गुस्से से कैसे बचा जाए। उसी वक्त उनकी मदद के लिए डॉक्टर वहाँ आ गए। डॉक्टर को देखते ही आदि ने सब कुछ छोड़कर उनकी ओर दौड़ लगा दी। आदि की बेचैनी और तेजी को देखकर डॉक्टर को एक पल के लिए दिल का दौरा पड़ने का डर सा लगा। सर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए। डॉक्टर, मेरी वाइफ अंदर है। वो कैसी है? क्या हालत है उसकी? घबराइए मत सर, ज़्यादा गंभीर कुछ नहीं है। गिरने के बाद उनके घुटने पर चोट लगी है। वहाँ एक पत्थर था जिससे उनका घुटना जख्मी हो गया। हमने उसका इलाज कर दिया है, लेकिन हाँ, रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 15 से 20 दिन। इस दौरान उन्हें अपना पैर ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर उन्होंने चलने की कोशिश की तो दर्द बहुत बढ़ जाएगा और ठीक होने में और वक्त लगेगा, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी देखभाल मैं करूँगा। मैं उन्हें एक कदम भी चलने नहीं दूँगा। अब तो कोई और दिक्कत नहीं है ना? जी सर, बस 15 से 20 दिनों बाद एक बार फिर से चेकअप के लिए ले आइए, उसके बाद वो पहले की तरह चलने लगेंगी। ठीक है डॉक्टर, कहते हुए आदि ने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर अभी बेड पर लेटी हुई थी और दरवाजे की ओर देख रही थी। आदि ने हल्के से दरवाज़ा खोला और एक तेज आवाज़ के झोंके की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र जैसे ही अभी पर पड़ी, उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी
साफ झलकने लगी। वो जैसे फूल सा नाजुक हो गया था। आदि उसके पास आया, बेड के किनारे बैठा और उसका सिर हल्के से सहलाने लगा। कैसी हो नेहा? उसकी आवाज़ भारी थी, हर लहजा उसकी बेचैनी बयां कर रहा था। अभी ने उसकी उंगलियां थाम ली। कुछ नहीं हुआ दया, बस हल्का सा पैर फिसल गया, बस इतना ही। तुम थोड़ा ध्यान से चल सकती थी ना? अब देखो तुम्हें चोट लग गई। तुम्हें जितना दर्द हो रहा है उससे ज़्यादा मुझे हो रहा है नेहा। अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आप रोना बंद करो प्लीज़। अभी ने उसकी आंखों में चिंता देखकर कहा। वो उसकी तकलीफ को और सहन नहीं कर सकी और उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया। आदि ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। उसकी आंखों में भरा दर्द, अभी की चोट की तकलीफ और इन दिनों की दूरी का बोझ, ये सब मिलकर उनकी भावनाओं को बेकाबू कर रहे थे। अभी की नज़दीकी ने उसकी सारी दुखों को बहा दिया। उसकी आंखों से गिरते आंसू अभी की शर्ट को भिगोने लगे और वो बस चुपचाप उसे अपने सीने से लगाए रही। अस्पताल में जब अभी नींद से जागी तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार उसकी आंखों में आंसू लिए उसके चारों ओर खड़ा था। घर के सभी लोग उसे घेर कर खड़े थे। उसके पास बैठी गंगा और उसकी दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक लग रहा है? गंगा ने पूछा। अभी ने हल्के से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उसके सामने उसके ससुर भी खड़े थे। बाईं तरफ अनु कुर्सी पर बैठी थी और अभी को जूस पिला रही थी। उसके बगल में अदिति खड़ी थी। कमरे के दरवाजे के पास आदि खड़ा था। उसकी नज़रें लगातार अभी पर टिकी थी। उसके पास अक्षय भी खड़ा था। पूरा परिवार उस कमरे में मौजूद था। ये सब देखकर अभी की यादें उसे अतीत में खींच ले गई। कई दिनों तक जब उसकी तबीयत खराब थी तब उसे देखने तक कोई नहीं आया था। उस हॉस्टल के कमरे में वो अकेली दीवारों को ताकती रहती थी, बिना किसी से बात किए। मेरा कोई नहीं है, मुझे याद करने तक का किसी के पास वक्त नहीं है। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहते थे। भले ही कायल और बेगम सलीम उससे मिलने आते थे, लेकिन वे भी हर समय उसके साथ नहीं रह सकते थे। वह कितने दिनों तक तरसती रही थी अपने परिवार के प्यार के लिए, और आज जब वही प्यार उसे मिल रहा था तो उसकी आंखों से अनजाने ही आंसू छलक पड़े। अनु ने ये देखा और तुरंत उसके आंसू पोंछ दिए। अभी के सामने जब अनु का इतना प्यार उमड़ा तो उसकी आंखों में और भी आंसू आ गए। कितनी बार उसने अनु से बात करने की कोशिश की थी और तब अनु ने गुस्से में उसे झिड़क दिया था, लेकिन अब वही अनु उस पर प्यार बरसा रही थी, जैसे परिवार का सारा स्नेह उसमें समा गया हो। यही सोचते हुए अभी और भी भावुक हो गई। क्या बहुत दर्द हो रहा है? ध्यान से चलना चाहिए था ना? डॉक्टर को बुलाऊं? दादी ने चिंता से पूछा। नहीं दादी, अब दर्द नहीं हो रहा, अभी ने धीरे से कहा। क्या जवाब दे रही है? लगता है जैसे कुछ याद ही नहीं। अब कौन तुझे मारने वाला है? तो खुद ही तो गिरी थी, दादी ने हल्की नाराजगी में कहा, जिसमें प्यार भी छिपा था। इतना कहते ही अभी को कुछ याद आ गया। उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी देखी और दादी की बातों पर ध्यान दिया। और अनु, तुझे जरा भी अक्ल है? प्रेग्नेंट होने के बावजूद सीधे अस्पताल चली आई। तुझे और तेरे बच्चे दोनों को तकलीफ होगी। घर जाकर आराम क्यों नहीं करती? दादी ने चिंता जताई। कैसे जाऊँ दादी? अब अभी की तबीयत खराब है तो मैं घर जाकर कैसे सो सकती हूँ? अनु ने भावुक होकर कहा। अक्षय, अनु को घर ले जाओ, हम यहाँ अभी का ख्याल रख लेंगे। दादी ने कहा। आप लोग अभी का कितना ख्याल रखते हैं ये मुझे पता है, लेकिन आप सब यहाँ नहीं रह सकते। ये अस्पताल के नियम हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग घर जाइए, मैं यहाँ अभी के पास रहूँगी। अनु ने मजबूती से कहा। तो उसका ख्याल रखेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, तू घर जा, मैं अभी का ख्याल रखूँगी। दादी ने विरोध किया। दादी, मजाक मत करो, आपको दवाई खानी है और आराम करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भी यहाँ भर्ती होना पड़ेगा, और फिर आप कैसे अभी का ख्याल रखोगी? अगर अचानक कोई दवा की ज़रूरत पड़ गई तो आप कहाँ जाएंगी? इसलिए प्लीज़ घर जाइए, अनु ने दृढ़ता से कहा। आदि, समझाओ ना इन्हें, अभी लड़की है, उसकी देखभाल एक लड़की ही बेहतर कर सकती है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, आप लोग जाइए।
अनु ने उसे भी मनाने की कोशिश की। हाँ, वो लड़की है, लेकिन वो मेरी पत्नी है। अगर उसे कुछ हुआ तो क्या मैं यहाँ नहीं रहूँगा? आदि ने गुस्से में कहा, जिसमें उसके प्यार की झलक भी थी। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं ही कर लूँगी। बहन और पति के बीच अधिकार को लेकर चल रही बहस में ये शब्द गूंज रहे थे। यह दृश्य देखकर अभी का मन भावनाओं से भर गया। कैसी लड़की है ये, उसने सोचा। कल तक जो मुझसे नफरत करती थी, जिसने मुझसे कभी सीधे आंख मिलाकर बात भी नहीं की, आज वही अपनी तबीयत की परवाह किए बिना मेरे पास रुकने की जिद कर रही है। ये स्नेह, ये अपनापन, ये सब मुझे मिला है। शायद किस्मत ने ही मुझे यह अनमोल रिश्ता दिया है। अभी ने आदि की ओर देखा और तभी जैसे उसकी आंखों में फिर से प्रेम जाग उठा। अब तक जो पर्दा उसकी भावनाओं पर पड़ा हुआ था, वह एक पल में हट गया। जब उसने आदि की भरी हुई आंखों को देखा तो उसका दिल पूरी तरह से उसके प्रति प्रेम से भर गया। उसकी नज़रें अब आदि को एक अलग ही रोशनी में देख रही थी। यह मेरा आदि है, मेरा अपना। यह आदि ही मेरा सब कुछ है, मेरी शुरुआत और मेरी मंजिल। यह प्यार केवल आकर्षण नहीं है, इसका गुस्सा भी मेरा है, इसकी बेचैनी भी मुझसे जुड़ी है। मैंने इसके प्यार को स्वीकार किया है तो इसके गुस्से को भी सह लूँगी। जब मुझे यह अपनी बाहों में भरेगा तो मैं उसकी स्नेह भरी छाँव में सिमट जाऊँगी। जब यह गुस्से में होगा तो मैं उसे माँ की तरह शांत कर दूँगी। वह सिर्फ मेरा है, मेरा आदि मेरे लिए ही बना है और सिर्फ मेरा है। उसकी आंखों में आदि के लिए समर्पण साफ झलक रहा था। यह देख दादी मुस्कुराई। उन्होंने दोनों को शांत किया और आदि से कहा, अब तुम उसका ध्यान रखना, कहकर वहाँ से चली गई। इसके बाद गंगा भी अनमने मन से कुछ सलाहें देकर बाहर निकल गई। जैसे ही सभी लोग कमरे से बाहर गए, दरवाजे के पास खड़ा आदि ने एक गहरी सांस ली। फिर वह अभी की ओर देखकर मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। उसकी मुस्कान में सुकून था, जैसे वह हर दर्द और बेचैनी से आज़ाद हो गया हो। अब तक अभी उसकी हर एक हरकत को निहार रही थी, जैसे हर लम्हा उसके दिल में बसता जा रहा हो। कैसी हो अब? नींद आ रही है? सोना चाहोगी? आदि ने पूछा। नहीं दया, नींद नहीं आ रही। इतनी देर तक तो सो ही रही थी, अब थोड़ी देर बैठी रहना चाहती हूँ, अभी ने कहा। हालांकि उसने अब भी उसे दया कहकर पुकारा, लेकिन आज उसकी आवाज़ में, उसके लहजे में कुछ अलग ही मिठास थी। एक ऐसा एहसास जो अब तक अनकहा था। ठीक है, कुछ खाना चाहोगी? नहीं दया, कुछ नहीं चाहिए, अभी ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे दो अनजान लोग हो जो पहली बार मिल रहे हो। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना जाने क्या बात करे, कैसे शुरुआत करे, इसका एहसास दोनों को हो रहा था। तभी आदि का फ़ोन बजा। वो थोड़ा किनारे खड़ा होकर फ़ोन पर बात करने लगा। अभी को महसूस हुआ कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन उसके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह खुद उठ सके। हल्का सा हिलने पर ही ऐसा दर्द हुआ जैसे जान ही निकल जाएगी। उसने एक नज़र आदि की ओर डाली। फ़ोन पर बात करने में व्यस्त होने के कारण उसे बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ पल तक असमंजस में रहने के बाद उसने धीरे से पुकारा, दया। उसकी आवाज़ और उसकी आंखों ने जैसे सब कुछ कह दिया। आदि ने बिना कुछ पूछे फ़ोन काट दिया और उसकी ओर बढ़ा। वॉशरूम जाना है नेहा? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अभी को हैरानी हुई कि बिना कुछ कहे भी वह उसकी तकलीफ़ समझ गया। मन ही मन वह उसकी इस समझदारी की सराहना करने लगी। उसने हल्के से सिर हिलाया। बुला सकती थी ना नेहा? आदि ने कहा और उसके करीब आ गया। फिर बिना कोई और सवाल किए उसने एक हाथ से उसके पैर संभाल कर, हिला डुला ना सके इस तरह सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे कोई नाजुक फूल को छूता है, वैसे ही उसने अभी को उठाया। ना कोई झटका, ना कोई तकलीफ। उसकी बाहों में सिमटी अभी को एक पल को लगा जैसे दुनिया की सारी तकलीफ़ें खत्म हो गई हो। आदि ने उसे उसी कोमलता के साथ वॉशरूम तक पहुंचा दिया। अभी बिना पलक झपकाए अपने पति को देख रही थी। काम खत्म कर लो, फिर मुझे बुला लेना, आदि ने कहा।
जैसे उसकी झिझक को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद जब अभि ने अपना काम पूरा निपटा लिया तो उसने आदि को बुलाया। वह फिर से उसे फूल की तरह कोमलता से उठाकर बेड पर लिटा दिया, उसके पैरों को आरामदायक पोजीशन में रखा और चादर ओढ़ा दी। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। इस बार अभि ने ही चुप्पी तोड़ी। दया, अभि ने धीमे स्वर में कहा। आदि ने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या हुआ नेहा, बहुत बोर हो रहा है? ऐसे बस पड़े पड़े, अभि ने शिकायत की। आदि मुस्कुराया। समझ रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन तो इसी तरह रहना होगा। पहले पैर पूरी तरह ठीक हो जाए, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। बस थोड़ा सब्र रखो नेहा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ तो कर सकते हैं ना? सच में बोर हो रहा है। आदि को शरारत सूझी। कर सकते हैं, लेकिन नेहा, ये तो हॉस्पिटल है। फिर उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। अगर तुम चाहो तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। अभि ने झट से उसकी बाजू पर हल्की चिकोटी काटी। दया, आपको और कुछ काम नहीं है क्या? देखो तो कैसे बातें कर रहे हो, अभि ने गुस्से में कहा, लेकिन उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। आदि ने उस पल को संजो लिया। ना जाने कितने दिन हो गए थे जब उसने अभि को इस तरह गुस्साते और शर्माते हुए देखा था। वह बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी हर हरकत को अपने दिल में कैद कर रहा हो। अभी उसकी इस गहरी नज़र को सहन नहीं कर सकी और नज़रें झुका ली। मैं तो बस गाना सुनना चाहती थी, अभि ने धीरे से अपनी शर्म को छिपाते हुए कहा। अच्छा, सुन सकते हैं, कहते हुए आदि ने फ़ोन उठा लिया। लेकिन दया, ज़्यादा आवाज़ मत करना, यह हॉस्पिटल है। ब्लूटूथ या कुछ ऐसा लाए हो क्या जिससे दूसरों को डिस्टर्ब ना हो? अभि ने ध्यान दिलाया। हाँ नेहा, लाया हूँ, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने अपने अपने ब्लूटूथ ईयरफोन लगाए और गाने सुनना शुरू किया। वे वही पुराने प्यार भरे गाने सुन रहे थे जो वे पहले भी कई बार साथ में सुना करते थे। जैसे ही परिचित धुन कानों में पड़ी, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। गाने की हर एक लाइन जैसे उनकी कहानी कह रही थी। आदि कुर्सी पर बैठा था, लेकिन न जाने कब वह अभि के पास आकर बेड पर बैठ गया। अभि ने सिर झुकाकर उसके सीने पर टिका दिया और गाने की मधुरता में खो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वह आदि के सीने से लगकर सो गई, जैसे वह दुनिया की हर तकलीफ भूल चुकी हो। उनके बीच की सारी दूरियां और गलतफहमियां जैसे पिघल गई थी। दिन यूं ही प्यार भरी नज़रों और हल्की फुल्की बातों में गुजरने लगे। छोटी छोटी शरारतें, प्यारी नोक-झोंक और अनकही बातें, उनकी दुनिया अब एक दूसरे तक ही सीमित हो गई थी। आदि का सारा ध्यान अभि पर था। उसके पैरों को जमीन पर रखने तक नहीं देता था। हर वक्त उसे संभाले रहता, जैसे वह उसकी सबसे कीमती चीज़ हो। अब 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे और इस दौरान ऑफिस शब्द का तो नामो निशान भी नहीं था। अगर कभी फ़ोन आता भी तो आदि बालकनी में जाकर झटपट 10 मिनट में बात खत्म कर लेता। वह कमरे से बाहर मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं रहता। घर के लोग भी कहते, आदि कुछ देर के लिए बाहर जाओ, ऑफिस का काम देखो। लेकिन आदि को कोई परवाह नहीं थी। अभि ने भी समझाने की कोशिश की। दया, अगर कोई काम है तो जाकर देख लीजिए, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी। लेकिन आदि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ नेहा, और ये काम ये हमेशा के लिए है। उसकी इस बात पर अभि का दिल भर आया। उसने उसकी बाहों में सुकून से सिर टिका दिया। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, आदि ही उसका सहारा था। नेहा, जल्दी आओ, वॉच की ओर इशारा करते हुए आदि बोला। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जल्दी में निकलने वाला हो। उसकी हरकतों से साफ झलक रहा था कि वह व्यस्त है। उसी समय दरवाज़ा खुला और जैसे ही उसने नज़र उठाई वो वही ठिठक गया। काले टॉप, सफ़ेद दुपट्टे और लेगिंग्स में सजी, बालों को खुला छोड़कर ऊपर एक छोटी क्लिप से बांध रखा था। एक हाथ में कंगन और दूसरे हाथ में वॉच पहने वह जैसे आदि को टक्कर देने आई हो। बाहर आकर उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और मुस्कुराकर बोली, मैं रेडी हूँ, चले। उसकी नज़रें आदि की ओर गई और जैसे ही उसने आदि की आंखों में अपना अक्स देखा,
उसकी गालों पर हल्की सी लाली छा गई। आदि के पास आकर उसने उसकी बाजू को हल्के से झकझोरा, आदि जैसे किसी ख्वाब से जागा हो। उसने सिर झटका और उसे एकटक निहारता रहा। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे पहली बार देख रहे हो? चले, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। आदि मुस्कुराते हुए बोला, क्या करूं, तुम हर दिन मुझे नई लगती हो। जब तुम इतनी खूबसूरत लगती हो तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ। प्लीज़, अगर ऐसे ही करते रहे तो आप कभी नहीं निकलेंगे। चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद अभी ने पूछा, दया, हमें अपनी कार से ही जाना है। आदि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अभी प्लीज समझो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, अभी ठीक हुई हो। किसी और तरीके से ट्रैवल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और फिर अब अगर ऊटी जाना है तो तुम मेरी कार में मेरे साथ चलोगी। बस जाना है, नहीं तो रहने दो। आदि के इस गुस्से भरे जवाब से अभी को उसकी नाराज़गी समझ आ गई। अभी ने चेहरा घुमा लिया और वहाँ से हटने लगी। आदि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे मुंह बनाकर खड़ी रहोगी तो कैसे चलेगा, जरा हंसो तो सही, उसने प्यार से कहा। अभी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रें अब भी नाराज़गी बयां कर रही थी। ऐसे मत हंसो, मैं डर जाऊंगा, आदि ने मजाक में कहा और मासूम सा चेहरा बनाते हुए उसे देखने लगा। अभी पहले तो झुंझलाई, फिर उसकी बात पर हंसी। यही तो चाहिए था, मेरी नया को हमेशा यूं ही हंसते हुए देखना चाहता हूँ, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके गाल पर हल्का सा किस देकर उसे अपने साथ खींच लिया। 2 महीने पहले अभी के पैर में चोट लगी थी, अब जाकर वह ठीक से चलना सीख पाई थी। कल ऊटी में रहने वाले सलीम की बेटी सायरा की याद में एक कार्यक्रम था जिसमें अभी जाना चाहती थी। उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए आदि उसे ले जा रहा था। कायल पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जब अभी नीचे आई तो घर के सभी लोग उसे घेर कर खड़े थे। माँ, पापा, दादी, मैं जा रही हूँ, आप सब ठीक से रहिए, अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। अदिति, अच्छे से एग्जाम लिखना। अनु, तुम ध्यान रखना और हर दिन फ़ोन पर बेटे से बात करवाना, अभी ने प्यार से कहा। हर दिन फ़ोन, बच्चे को इतनी जल्दी फ़ोन की आदत डालना ठीक नहीं, इससे उन पर गलत असर पड़ सकता है। अक्षय ने टोका, मैं क्या हर वक्त फ़ोन लगाकर बातें करने वाली हूँ? सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, प्लीज अक्षय, अभी ने मनुहार की। अक्षय मुस्कुराया और कहा, ठीक है जाओ। वैसे भी अभी को छेड़े बिना उसका दिन पूरा नहीं होता और आदि को भी उसकी हर छोटी छोटी नोक झोंक भाती थी। अभी ने अनु के गाल पर प्यार से किस किया और फिर उसके पेट पर भी हल्के से हाथ फेरकर बच्चे को महसूस करते हुए प्यार जताया। इसके बाद वह कार में बैठ गई। कार ऊटी की ओर बढ़ने लगी। अभी के मन में एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो शायद वो जल्दी ही आदि से कहने वाली थी। अभी को पूरा यकीन था कि आदि उसकी इच्छा पूरी करेगा और उसे बस से सफ़र करने का मौका देगा, इसलिए वो बेसब्री से रास्ते पर नज़रें जमाए बैठी थी, मानो हर मोड़ पर बस स्टैंड की उम्मीद लगाए बैठी हो। लेकिन कार बस स्टैंड की ओर न जाकर सीधे ऊटी जाने वाले रास्ते पर बढ़ती रही। उसकी आखिरी बची कुछ उम्मीद भी टूट गई। उदासी में डूबी अभी ने चेहरा घुमा लिया और बाहर के नज़ारे देखने लगी। आदि ने उसकी ये खामोशी भी भांप ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और कुछ ही देर में अभी की आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे वो गहरी नींद में डूब गई। आदि ने एक नज़र उसकी तरफ डाली और मुस्कुराया। इतनी देर से इतनी चुप, इतनी नाराज हो क्या, वो बुदबुदाया, लेकिन अभी सो रही थी। उसकी मासूमियत भरी नींद को देखते हुए आदि ने प्यार से हवा में एक हल्का सा किस भेजा और कार को धीरे धीरे चलाने लगा। कुछ समय बाद आदि ने अभी को पुकारा, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने हल्की उनिंदी आंखों से सामने देखा। आदि दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने का इशारा कर रहा था। क्या हुआ दया, अभी ने पूछा। उतरो, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी ऊटी आ गया, अभी तो मुझे ठीक से सोने भी नहीं मिला, अभी ने खुद से ही बड़बड़ाया।
ऊटी नहीं, कुछ और है, आओ बताता हूँ, आदि ने कहा और उसे सहारा देकर कार से बाहर निकाला। आदि ने उसका बैग कंधे पर टांग लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसका तरीका कुछ ऐसा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गोद में उठाकर ले जा रहा हो। बस आदि ने उसे गोद में नहीं उठाया, वरना शायद वो भी कर लेता। अभी ने इधर उधर देखा, उसकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। यह कहाँ ले आए हो? ये तो बस स्टैंड जैसा लग रहा है। उसने चारों तरफ देखा और समझने की कोशिश करने लगी। ये तो चेन्नई बस स्टैंड जैसा दिख रहा है। कहीं कार खराब हो गई क्या? अभी ने सवाल किया। उसकी आवाज़ में चिंता झलक रही थी। फिर भी अगर कार खराब हो गई होती तो कोई और कार बुलवा लेते। घर में इतने लोग हैं, फिर इस बस स्टैंड पर क्यों लाए हैं? अभी ने मन में सोचा। आखिर ये सवाल उसने आदि से पूछ ही लिया। थोड़ी देर में सब समझ जाओगी, बस चुपचाप मेरे साथ आओ, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर बस की तरफ ले गया। अब अभी को एक और डर सताने लगा। क्या क्या आप मुझे अकेले ही ऊटी भेजने वाले हैं? अभी ने घबराते हुए पूछा। आदि ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ उसका सिर सहलाया और प्यार से उसे अपने करीब खींच लिया। तुम्हें अकेले कैसे भेज सकता हूँ? फिर दोनों बस में चढ़ गए। अपनी सीट तक पहुंचकर आदि ने अभी को खिड़की के पास बैठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। अभी अब भी अचरज में थी। हम सच में बस से जा रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। लेकिन आपने ही कहा था कि बस से जाना आपके लिए मुश्किल है और ये तो कई सारी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। फिर अब आप क्यों आ गए? आदि ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्यार छलक रहा था। हाँ, अब तक मैंने बस में सफ़र नहीं किया। मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन इन सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेरी न्या अहम है। उसका खुशी से चमकता चेहरा। मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस कुछ समय पहले ही तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखी और उसी के लिए ये सब किया। आदि की बातें सुनकर अभी का दिल भर आया। उसने इधर उधर देखा और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो झट से उसके गाल पर एक प्यारा सा किस दे दिया। आदि उसे हैरानी से देखने लगा। क्या? अभी ने बहुत चढ़ाते हुए मासूमियत से पूछा। आदि उसकी इस हरकत पर एकदम अस्तबद्ध रह गया। वो धीरे से अभी के कान के पास झुका और फुसफुसाया, ऐसा मत करो, वरना फिर मैं आसपास किसी को देखने भी नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज़ में हल्की शरारत थी और अभी का चेहरा फिर से लाल हो गया। आदि की बातों और उसके प्रति उम्र भाव से अभी थोड़ा असहज हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी लज्जा छा गई और वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खिड़की की ओर देखने लगी। बस धीरे धीरे चल पड़ी। आदि ने इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर अभी की ओर मुड़कर मुस्कुराया। आखिर क्यों इतनी जिद थी बस में जाने की, वो भी मेरे साथ? बस इसलिए। अभी ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा पकड़ा और उस पर सिर टिका लिया। लेकिन ये सब तो कार में भी कर सकती थी, है ना? आदि ने चिढ़ाते हुए पूछा। कर सकती थी, लेकिन जब आप ऊटी में होते तो फिर ऐसा कैसे कर पाती? आपको तो कार में ड्राइव पर ध्यान देना पड़ता। ना आपसे ठीक से बात कर पाती, ना आपके करीब बैठ पाती, और यूँ कंधे पर सिर रखकर तो बिल्कुल नहीं। अभी ने नज़दीक खिसकते हुए कहा। और इस तरह मस्ती भी नहीं कर पाती, उसने शरारती लहजे में कहा और आदि की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। आदि उसकी उंगलियों को हल्के से सहलाने लगा, फिर उन पर प्यार भरी नज़र डालते हुए एक नन्हा सा किस दे दिया। आगे और क्या क्या प्लान है मैडम? आदि ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी तो बहुत कुछ है। मैंने जब भी बस में लवर्स को देखा है, वो ऐसे ही पास पास बैठकर बातें करते हैं, छुप छुप कर हंसते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। मुझे भी लगा कभी न कभी मैं भी आपके साथ ऐसे सफ़र करूं। हाँ, इतनी सारी इच्छाएं। और कुछ? आदि ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए पूछा। और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो धीरे धीरे बताऊंगी, अभी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। आदि ने
उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे और करीब खींच लिया। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी आंखों में बस गई है, अब देखना कैसे सब पूरी करता हूँ, उसने गहराई से कहा। अभी मुस्कुराई और धीरे से उसके सीने पर सिर टिका लिया। वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगे और आदि ने उसके हर शब्द को अपने दिल में संजो लिया, उसे पूरा करने के वादे के साथ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।